नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या वाकई में नए कानूनों के तहत 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्शन 125 सीआरपीसी और डाइवोर्स पे बहुत बड़ा बदलाव हुआ है? क्या 498 के लीगल प्रोसेस में कोई चेंज आ गया है जिससे पति या उसके परिवार वालों को कोई सहायता मिलेगी, कोई राहत मिलेगी? क्या नए कानून में ऐसा कोई बदलाव आया है कि झूठी महिलाओं की अब खैर नहीं, या पत्नी अगर झूठा 498 का केस करती है तो कोई अलग ही प्रक्रिया, अलग ही प्रोसेस को अपनाया जाएगा? दोस्तों, YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने में आ रहे हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि नए कानूनों के तहत, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, इनमें 498A, डीवी एक्ट, सेक्शन 125 सीआरपीसी और डाइवोर्स को लेकर के बहुत बड़े बदलाव आए हैं। यहां तक बताया जा रहा है कि जो पत्नी झूठा 498 का मुकदमा फाइल करती है तो ऐसी पत्नी को सजा भी हो सकती है। ऐसे नए प्रोविजन नए कानून में ऐड कर दिए गए हैं। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है, या लोगों को केवल मिस इन्फॉर्मेशन देकर के गुमराह किया जा रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 498A, सेक्शन 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट और डाइवोर्स में नए कानून को लेकर के क्या कोई बदलाव किए गए हैं, और अगर बदलाव किए गए हैं तो वो क्या बदलाव हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 498A के बारे में। दोस्तों, पुराने कानून यानी कि इंडियन पिनल कोड में इस सेक्शन का क्रम था 498A, तो इसी वजह से इसको आईपीसी की धारा सेक्शन 498A कहा जाता था। लेकिन नए कानून में यानी कि भारतीय न्याय संहिता में इस धारा का क्रम चेंज कर दिया गया है, और अब जो नई धारा होगी वो होगी सेक्शन 85। दोस्तों, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आईपीसी का सेक्शन 498A और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85 दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, बिल्कुल सेम सजा है, और फाइन भी एक जैसा है। यानी कि नए कानून में और पुराने कानून में क्रूअल्टी टुवर्ड्स वुमेन को लेकर के या क्रूअल्टी टुवर्ड्स वाइफ को लेकर के सेक्शन 498A को लेकर के कोई भी चेंज नहीं किया गया है। दोस्तों, कुछ वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि अगर पत्नी झूठा 498 का केस फाइल करती है तो नए कानून के तहत पुलिस केवल पति पर केस फाइल करेगी, बाकी परिवार वालों पर केस फाइल नहीं कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही देना चाहता हूँ कि 498A का केस झूठा है या नहीं, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगी तब तक ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 498A का केस झूठा है। इसलिए ये कहना कि पत्नी ने अगर झूठा केस फाइल किया है तो इसका मतलब यह है कि हम पहले से ही प्री डिटरमिन्ड होकर के चल रहे हैं कि 498A का केस झूठा होगा। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि 90% केसेस झूठे होते हैं, फेक होते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी केस को फेक कहने से पहले, झूठा कहने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और अगर वो केस झूठा है तो बाकी परिवार वालों के साथ साथ पति पर भी वो केस नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या 498A का केस केवल और केवल पति पर चलेगा, बाकी परिवार वालों पर नहीं चलेगा? दोस्तों, इसके रिगार्डिंग भी कोई स्पेसिफिकली या एक्सप्रेसली ऐसा कोई प्रोविजन नए कानून में नहीं बनाया गया है। जो ऑलरेडी सीआरपीसी के प्रोविजन थे उन्हीं को ही नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डाला गया है, केवल उनका क्रम चेंज कर दिया गया है। पहले वाले कानून में यानी कि सीआरपीसी में भी पुलिस के पास पावर थी कि जिन सदस्यों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो उनको एफआईआर में ना इंक्लूड किया जाए, या इन्वेस्टिगेशन में जब कोई सबूत नहीं मिलता
तो उनके खिलाफ चालान ना पेश किया जाए। और सेम पावर अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी पुलिस को दी गई है। लेकिन पुलिस के लिए ऐसा कहीं भी कोई अलग से प्रोविजन नहीं दिया गया है कि अगर पत्नी झूठा केस फाइल करती है तो केवल पति पर केस चलाया जाएगा और बाकियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और दोस्तों, ये जो कार्रवाई ना करने की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हाई कोर्ट के द्वारा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर अपनी जजमेंट्स में दी गई हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस वाले बाकी सदस्यों को केस से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, एक गलतफहमी ये भी फैलाई जा रही है कि पुराने कानून सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सभी को पुलिस थाने बुला लेता था, लेकिन अब नए कानून के तहत पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा। दोस्तों, ये पॉइंट भी कोई नया पॉइंट नहीं है। पुराने कानून में भी ऐसा प्रोविजन था जहां पर इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने के लिए पुलिस को नोटिस देना पड़ता था, जिसे हम सेक्शन 41A सीआरपीसी का नोटिस कहते थे। दोस्तों, नए कानून में भी पुलिस के पास सेम पावर है, पुलिस को नोटिस देना पड़ेगा, केवल उसका सेक्शन चेंज हो गया है। पहले वो सीआरपीसी का सेक्शन 41A था और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 35 है, तो यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा एक भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है कि नए कानून के तहत अगर पत्नी झूठा 498 का मुकदमा दर्ज करती है तो आईओ पति या उसके परिवार वालों को अरेस्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग भी नए कानून में ऐसा कुछ भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है और अरेस्ट ना करने का पॉइंट ऑलरेडी हाई कोर्ट के द्वारा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स में क्लियर किया गया है कि जहां पर सजा 7 साल से कम की है तो वहां पर अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसकी लैंडमार्क जजमेंट है अर्नेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये कहना कि नए कानून में 498A में पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, ये बिल्कुल गलत होगा। जहां जरूरत होगी पुलिस वहीं अरेस्ट करेगी और एक जनरल रूल ये है कि 498A में अरेस्ट नहीं किया जाएगा और वो भी जजमेंट्स के बेस पर है, ना कि लिखित में नए कानून में कोई चेंज किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा एक भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है कि अगर 498 के केस में अरेस्ट करना होगा तो आईओ को डीएसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35 सब सेक्शन 7 में दी गई है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सेक्शन 35 क्लॉज 7 ये कहता है कि जहां पर ऑफेंस की सजा 3 साल से कम की है, उस स्थिति में आईओ को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट से पहले आईओ को डीएसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन 498A या सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता में सजा अप टू 3 इयर्स की है, तो ऐसे में सेक्शन 35 क्लॉज 7 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा और अरेस्ट के लिए डीएसपी की परमिशन नहीं चाहिएगी। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर अक्यूज्ड 60 साल से ऊपर का है, यानी कि सीनियर सिटीजन है, तो भी इस सेक्शन के तहत आईओ को अरेस्ट करने से पहले डीएसपी की परमिशन चाहिए। लेकिन जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डीएसपी की परमिशन केवल उन ऑफेंसेस में चाहिए जहां पर सजा 3 साल से कम की है और 498 का ऑफेंस यहां पर सजा 3 साल तक की होती है, तो इसलिए यहां पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं 406 के बारे में, जो कि डाउरी आर्टिकल्स के बारे में है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईपीसी में जो सेक्शन 406 था, वही सेम सेक्शन अब नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 316 है और नए कानून में इसकी सजा 3 साल से बढ़ा करके 5 साल की कर दी गई है। अब इसके रिगार्डिंग ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नए कानून में अगर पत्नी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाती है, डाउरी आर्टिकल के आरोप लगाती है, 316 की धारा लगाती है, तो ऐसे में पत्नी को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। यानी कि नए कानून में पत्नी को प्रूव करना पड़ेगा कि पत्नी ने अपना सामान, अपने जेवर, दहेज का सामान पति या उसके परिवार वालों को दिया है और वो अब वापस करने से मना कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पति को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सेक्शन 316 पति पर तभी लगेगा जब पत्नी इन सब चीजों को प्रूव करेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि नए कानून में ऐसा कोई भी एक्सप्रेसली प्रोविजन नहीं दिया गया है कि ये धारा लगने से पहले पत्नी को सब चीजें प्रूव करनी होंगी। दोस्तों, पुराने कानून में भी पत्नी अगर ऐसे आरोप लगाती थी तो कोई ना कोई फोटोग्राफ, कोई ना कोई वो बिल वो साथ जरूर लगाती थी
जिससे कि प्रमा फेसी ये केस बन जाता था और 406 की धारा लग जाती थी। नए कानून में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम वही चीज है। तो ऐसा कहना कि अब पति के लिए फायदेमंद होगा, पति को इससे राहत मिलेगी, ये बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों इसके बाद ये बताया जा रहा है कि नए कानून में एक नई धारा को ऐड किया गया है जो कि पति के लिए वरदान है, और वो है झूठा मुकदमा। बताया ये जा रहा है कि नए कानून में सेक्शन 246 को ऐड किया गया है, जिसमें अगर पत्नी पति या ससुराल वालों के अगेंस्ट झूठा केस दर्ज करवाती है तो ऐसे में पत्नी को 5 साल तक की सजा हो सकती है और 2 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा सिमिलर सेक्शन पुराने आईपीसी में भी था, जो कि सेक्शन 211 था। दोस्तों इस सेक्शन में भी यदि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठा आपराधिक मुकदमा फाइल करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 211 के तहत कार्रवाई की जा सकती थी और उसमें 2 साल तक की सजा और फाइन होता था। तो नए कानून और पुराने कानून में कोई भी फर्क नहीं है, केवल उसके क्रम को चेंज कर दिया गया है और सजा को बढ़ा दिया गया है। पहले भी पति के पास ये सेक्शन था जहां पर अगर पत्नी झूठा केस फाइल करती तो पति सेक्शन 211 की कार्रवाई कर सकता था, और नए कानून में भी पति के पास ऑप्शन रहेगी कि वो झूठी पत्नी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 246 के तहत कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। क्या नए कानून में डीवी एक्ट के रिगार्डिंग कोई चेंज किए गए हैं? दोस्तों यहाँ पर आपके बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि केवल 3 कानून ही चेंज किए गए हैं, इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी। इसके अलावा कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविजन चेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक सिविल रेमेडी है और इस केस में यदि पति किसी भी ऑर्डर का ब्रीच नहीं करता है तो उसे इस केस में कभी सजा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में यह बताया जा रहा है कि डीवी के केस में 1 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तभी होगी जब पति प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करेगा। अगर पति प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच नहीं करता है तो पति को डीवी एक्ट में कभी भी सजा नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं मेंटेनेंस की धारा सेक्शन 125 सीआरपीसी का। क्या नए कानून में सेक्शन 125 को लेकर के कोई नए बदलाव किए गए हैं? दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेंटेनेंस का सेक्शन 144 रखा गया है, यानी कि अब इसका क्रम चेंज हो गया है। कुछ वीडियो में बताया जा रहा है कि नए कानून में पत्नी को यह साबित करना होगा कि वो पति से अलग क्यों रह रही है, तभी पत्नी को मेंटेनेंस मिल पाएगा। और दूसरा बिंदु ये भी बताया जा रहा है कि नए कानून में पत्नी को जो मेंटेनेंस दिया जाएगा वो पति की इनकम के हिसाब से दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों पॉइंट क्लियर कर दूं कि नए कानून में इन दोनों बातों को लेकर के ऐसा कुछ भी एक्सप्रेसली नहीं दिया गया है। पहले वाले सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी सेम प्रोविजन था। वहां भी पत्नी को ये बताना पड़ता था कि वो पति से अलग क्यों रह रही है, और अगर पत्नी अपनी पिटीशन में केवल इतना लिख देती थी कि पति ने उसे घर से निकाल दिया या पति उसे मारता था, उसे दहेज के लिए तंग करता था, तो ये एक वैलिड ग्राउंड बन जाता था कि पत्नी अपने पति से अलग रह सकती थी, और इसके बेसिस पर वो सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस फाइल कर देती थी। दूसरा पॉइंट ये कि पहले कानून में भी ये प्रोविजन था कि पति की इनकम के हिसाब से ही पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स किया जाता था। इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा में इनकम एफिडेविट मेंशन किया जा चुका है, जो कि अब हर केस में पति पत्नी को देना होता है और उसके हिसाब से ही पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स होता है। तो ये कहना कि नए कानून में ऐसे कुछ नए बदलाव किए गए हैं जिससे कि सेक्शन 125 सीआरपीसी अब पति की फेवर में डिसाइड होगा, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों अगर हम डाइवोर्स की बात करें तो डाइवोर्स के सेक्शन में भी या डाइवोर्स का एक्ट जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो सेक्शन 498A, डीवी एक्ट, सेक्शन 125 सीआरपीसी और डाइवोर्स, इन सभी को लेकर के नए कानून में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। नए कानून में भी इन सभी ऑफेंसेस की सेम डेफिनेशन है,
सेम सजा है और कोर्ट में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी या पुलिस के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो बिल्कुल सेम है। तो ये कहना कि नए कानून में बड़ा बदलाव आ रहा है या वो पति के लिए सहायक होंगे या पति को रिलीफ मिलेगा, ये बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, नए कानूनों को लेकर के आपके जो भी विचार है आप शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।